हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लूसेंट बुक का संपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आधुनिक भारत का इतिहास लेकर के आए हैं। लूसेंट बुक आप जब पढ़िएगा आधुनिक भारत का इतिहास तो पहले आता है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तरकालीन मुगल सम्राट आएगा, फिर आएगा कंपनियों के अधीन भारत के गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद आता है स्वतंत्रता संघर्ष। तो आज हम एक ही वीडियो में पूरा का पूरा लूसेंट बुक का आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसको? शहादत खां को। शहादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद यामीन था। शहादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद आमीन था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह को शाह बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु के रूप में हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में सैयद बंधुओं को किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। किंग मेकर के रूप में जाना जाता है सैयद बंधुओं को। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? लंपट मूर्ख जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह था उस समय दिल्ली का शासक। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तख्ते तौस म्यूर सिंहासन को किसने बनवाया था? शाहजहां ने। म्यूर सिंहासन को किसने बनवाया था? शाहजहां में। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तख्ते तौस यानी म्यूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। जिसमें हम स्टार लगा रहे हैं वह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको तो याद करना ही करना है आपको। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर विजय हुआ था। कौन विजय हुआ था? बाबर। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर एवं हिमू के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हिमू के बीच हुआ था। इसमें अकबर विजय हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। इसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। लाल किला स्थित हीरा महल मोहम्मद शाह जफर ने बनवाया था। हीरा महल को, लाल किला के बगल में जो हीरा महल है उसको मोहम्मद शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब किसके समकालीन थे? बहादुर शाह द्वितीय के समकालीन थे मशहूर शायर मिर्जा गालिब। अगला क्वेश्चन है, 17 मई 1898 ईस्वी में वास्को डी गामा ने
भारत के पश्चिमी तट काली कट बंदरगाह पर पहुंचा एवं भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा 1498 में काली कट बंदरगाह पर पहुंचे थे। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मोडा ने। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मोडा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में खोली थी। अगला क्वेश्चन है, गोवा में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ये पुर्तगालियों ने किया था प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। पुर्तगालियों ने किया था गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। भारत में पहली बार भी इसको आप कह सकते हैं। भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए थे। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहले डच यात्री कार्लिनियन हॉटमैन 1896 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। पहला डच यात्री कौन भारत पहुंचा था? कार्लिनियन हॉटमैन। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला डच यात्री कौन आया था? कार्लिनियन हॉटमैन। डचों ने भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित किया। डचों ने अपनी पहली कोठी कहाँ से खोला था? फैक्ट्री मछलीपट्टनम में। डचों ने दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में खोला था, यानी कि डचों ने दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में खोला था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम व्यापारिक कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित किया गया था। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी के अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध से हुआ था। आप यह बात याद रखिएगा, बेदरा युद्ध बहुत बार पूछा गया है। बेदरा युद्ध कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 1759 ईस्वी में। और अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था बेदरा युद्ध। अंग्रेज और डच के बीच हुआ था बेदरा युद्ध। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शाही चार्टर द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। थॉमस स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में प्रथम अंग्रेज मुगल दरबार में आया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। भारत आने वाला प्रथम जहाज रेड ड्रैगन। हरमंदिर साहब का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। हरमंदिर साहब का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया। हरमंदिर साहब का निर्माण। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। अभी हमने आपको बताया था कौन था? कैप्टन हॉकिंस। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन। गेराल्ड ओंगियर ने बम्बई शहर की स्थापना की थी। कौन? गेराल्ड ओंगियर। गेराल्ड ओंगियर ने बम्बई शहर की स्थापना किया था।
1996 ईस्वी में बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया। 1996 ईस्वी में बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, कोठी को ही फैक्ट्री भी कह सकते हैं आप लोग, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? मछलीपट्टनम ने। कब किया? 1611 ईस्वी में। कलकत्ता नगर की नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। कलकत्ता नगर की नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। कलकत्ता नगर की नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। भारत में आंग्ल और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हुआ, या आप कह सकते हैं जो संघर्ष हुआ, इसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? ला सापल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? पांडिचेरी के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध को अभी हमने आपने बताया आंग्ल और फ्रांसीसी संघर्ष के रूप में जानते हैं। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? पेरिस के संधि के द्वारा समाप्त हुआ कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? पेरिस के संधि के द्वारा समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने आयकर कुट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने आयकर कुट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 1760 में युद्ध हुआ था। उसमें अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कब हुआ था? डेट याद रखिएगा, 23 जून को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजियों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। अंग्रेज के सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। इसमें क्या हुआ था? नवाब अपने सेनापति मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण हार गया था। जो सिराजुद्दौला थे उसको धोखा दे दिया था। कौन? उसके सेनापति ने। और यह 1757 का प्लासी का युद्ध हार गए थे और अंग्रेज जीत गया था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? भागीरथी नदी के किनारे स्थित है प्लासी। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। इसमें अंग्रेज और मीर कासिम इसमें बहुत सारा भाग लिए थे। अंग्रेज एक तरफ से अंग्रेज थे और दूसरे तरफ से मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज विजय हो गए थे। उस समय अंग्रेज का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। अंग्रेजी सेना ने किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो आपसे ऑप्शन रहेगा मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। एगो चौथा ऑप्शन रह जाएगा, बोलेगा कि इनमें से कौन नहीं है। इस तरीका का क्वेश्चन आजकल बहुत पूछ रहा है।
1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गया। हैदर अली का उत्तराधिकारी उनके पुत्र टीपू सुल्तान हुए। हैदर अली का उत्तराधिकारी उनके पुत्र टीपू सुल्तान हुए। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु टीपू सुल्तान की मृत्यु टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ? 1799 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम में। किस युद्ध के दौरान हुआ? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जब हो रहा था तब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता था, याद रखिएगा। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता है। शेरे मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? टीपू सुल्तान को। शेरे मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? टीपू सुल्तान को। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? मद्रास के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। कब हुआ था? 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? मंगलौर के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कब हुआ था? 1784 ईस्वी में। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बिलिजली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बिलिजली। सिख संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक ने। गुरु नानक ने किया था सिख धर्म की स्थापना। गुरु नानक किसके समकालीन थे? अकबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक देव जी ने गुरु नानक देव जी ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। जो आप अभी गुरुद्वारा में जाते हैं और वहाँ जो आपको खाना निःशुल्क दिया जाता है, उसको शुरू किसने करवाया था? गुरु नानक देव जी ने। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला जिसको कह सकते हैं, धर्मशाला और पंगत लंगर यानी जहाँ भोजन आपको मिलता है, स्थापना किया था। गुरु नानक ने अनेक स्थान यानी बहुत जगह पर धर्मशाला और लंगर की व्यवस्था बनाई थी। गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हो गई थी? 1538 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? करतारपुर में। गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1538 ईस्वी में कहाँ हुआ था? करतारपुर में। अगला क्वेश्चन है, गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे, इनका प्रारंभिक नाम लहना था। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? लहना। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? लहना। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक द्वारा शुरू की गई थी जो लंगर व्यवस्था जहाँ भोजन मिलता था, उसको अस्थाई किसने बनाया था? गुरु अंगद ने। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु हुए। इन्होंने लंगर व्यवस्था जो गुरु नानक ने बनाया था उनको अस्थाई बना दिए। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने।
गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने। सिखों के तीसरे गुरु का नाम क्या है? सिखों के तीसरे गुरु का नाम गुरु अमरदास है। सिखों के तीसरे गुरु का नाम गुरु अमरदास है। गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु। अकबर ने गुरु अमरदास को गोविंदवाल जाकर भेंट की थी। गुरु अमरदास से अकबर ने भेंट किया था कहाँ? गोविंदवाल में। गोविंदवाल ने अकबर ने भेंट किया। और गुरु की बीवी, जो गुरु पुत्री हुई बीवी भानी, उनको कई बीघा दान में दिया था गांव। कई गांव अकबर ने दान में दिए थे। किसको? गुरु की पुत्री बीवी भानी को कई बीघा गांव जान दिया। कहा जाता है 500 गांव दान दिए थे। कितना गांव? 500 गांव दान दिए थे। कौन? अकबर। किसको? बीवी भानी को। बीवी भानी। बीवी भानी कौन हुए? अमरदास के पुत्री। गुरु अमरदास जो सिखे के तीसरे गुरु है, सिखों के तीसरे गुरु के पुत्री यानी कि बेटी बीवी भानी। बीवी भानी के पति रामदास। बीवी के भानी के पति कौन हुए? रामदास। सिखों के चौथे गुरु ही और रामदास सिखों के चौथे गुरु। अकबर ने बीवी भानी को 500 बीघा भूमि दान दी थी। अभी हमने आपको बताया। गुरु रामदास ने इस भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय, यानी आप एक तरह से तालाब कह सकते हैं, खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। आपसे पूछेगा क्वेश्चन, अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था? अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था? तो रामदास, गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना किया था। यह सिखों के कौन से गुरु थे? चौथे गुरु थे। यह सिखों के चौथे गुरु थे। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। गुरु का पद तीसरे पुत्र अर्जुन को सौंपा। अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था? अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया? सिखों के चौथे गुरु रामदास। रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना किया था। गुरु पद को पैतृक किसने बनाया? गुरु रामदास ने। गुरु पद को पैतृक किसने बनाया? गुरु रामदास ने। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु कौन हुए? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया? अर्जुन देव ने। अर्जुन देव कौन हुआ? सिख धर्म के पांचवें गुरु। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने। किसने करवाया? हरगोविंद ने। हरगोविंद कौन हुए? सिखों के छठे गुरु। इसने अकाल तख्त ईश्वर के सिंहासन निर्माण करवाया था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए। सिखों के 9वें गुरु कौन हुए? तेग बहादुर। इसको किसने मरवा दिया था? औरंगजेब ने मरवा दिया था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को किसने मरवा दिया था? तो औरंगजेब ने मरवा दिया था। हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव जी ने हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ 1666 ईस्वी। 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ? पटना में।
गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। फारसी में जफरनामा लिखे थे कौन? गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना एवं पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है? पटना में। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कब और किसने करा दिया था? गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने कर दिया। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया मान सिंह के यहाँ हुआ था। ये खूब पूछता है यह क्वेश्चन। रंजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ था? सुकरचकिया मिसल में। कहाँ हुआ था? मान सिंह के यहाँ हुआ था। उस समय मुखिया कौन थे? मान सिंह। कब हुआ था? 1780 ईस्वी में रंजीत सिंह का जन्म हुआ था। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि कब हुआ था? 1809 ईस्वी में। अमृतसर की संधि कब हुआ था? 1809 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच। मेटकॉफ रंजीत सिंह के बीच।